मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल में। फ्रेंड्स, आर ओ का जो है आर ओ का जो पेपर 8 अप्रैल को हुआ था उसके सॉल्यूशन के ये दूसरा वीडियो है, ये अंतिम वीडियो भी होगा इसके लिए। इसमें हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप बचे हुए प्रश्न पत्रों का मिलान कर लीजिए। व्याख्या सहित यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है जिसको आप आवश्यकता अनुसार देख करके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो और तथ्यों को नोट भी कर सकते हो। तो सब क्वेश्चन नंबर 75 है। पहला है 75 क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। नंबर 1 है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय को उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। अब उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एवं एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। 77 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स, उस क्षेत्रों में जो है पादप में अधिक विविधता पाई जाती है। तो 200 सेंटीमीटर से जहां ज्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखिए, चिरापुंजी मौसिना, जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वहां पर बहुत वर्षा होती है। जिस विश्व में सर्वाधिक वर्षा वही मासिन नाम में होती है। तो वहां पे सदाबहार वृक्ष इधर पश्चिमी घाट पे भी पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 78 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 42.61। 79 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इलाहाबाद नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मथुरा में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर के वीडियो में डायरेक्ट ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 428384.52 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो आर गलत है, ए सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ। लखनऊ दशहरी आम का शीर्ष उत्पादक जिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक वृद्धि हुई थी। कितना परसेंट? 11.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, झांसी औद्योगिक केंद्र सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 8 वर्ष। वास्तव में होता क्या है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदावधि मूलतः 6 वर्ष थी, जिसे 2012 में संशोधन कर 8 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं, जो 31 जनवरी 2016 से इस पद पर है। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों ने 6 वर्ष ही लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कन्नौज इत्र का शहर है।
कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा औद्योगिक अनुमोदन। ये दोनों सही है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बलिया होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? 60 से 500। ये भी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? तो ये तो बहुत आसान है, ये भी दिल्ली तथा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, आयोग जहां तक इस प्रश्न को हटाएगा। नेक्स्ट है 97। आप इसको चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं 96 का पूरा, ठीक है, इसका पूरा दिया गया। आप आंकड़े के रूप में इसे नोट भी कर सकते हैं अन्य एग्जाम के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं 97। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 98, आसान प्रश्न है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका ए होगा, केवल एक। इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 डी उपधारा 3 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी कथन है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान से अधिक था। कारण 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू होने के कारण सापेक्ष कम थी। इस प्रकार से ए सही है, किंतु आर गलत है, क्योंकि इस बार अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी के कारण बढ़ोतरी हुई है। हम जो इस बार आर्थिक समीक्षा आया था उसमें स्पष्ट हमारे जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको बताया भी था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा? तो इसका ऑप्शन होगा वाणिज्यिक ऋण। नेक्स्ट होगा 102, क्वेश्चन नंबर 102। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया, ये तो सही है। दूसरा है वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया। फ्रेंड्स, ये तो जो है, हाँ ये भी सही है, 3.3% लक्षित किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया। फ्रेंड्स, संघीय बजट 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार ये जो बजट पेश हुआ था उसमें 3.1% मेंशन नहीं था। कई लोगों का मैं देख रहा था यूट्यूब पे जो आंसर की दिए हुए तो उसमें इसको भी सही माना हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने 1 और 3 को सही किया है, 2 को गलत किया है। तो फ्रेंड्स 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 103। दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो है गाजियाबाद। कास्ट नक्काशी घरेलू, कास्ट
नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो इसका 1, 2, 4 ये 3 सही है, पहला वाला, दूसरा वाला और ये चौथा वाला, तीसरा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पादक कीमत सूचकांक मापा जाता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ये ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 110 ये रीजनिंग का है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया, आप देख लीजिए। 111 भी रीजनिंग का है, बी सही होगा। 112 जो है मैथ से है, इसको भी देख लीजिए। इसमें जो भी आप ऑप्शन दिया गलत है, डी नंबर होगा इसका ऑप्शन। देखते 113 निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ? तो बी केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट रीजनिंग से प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 13। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 भी रीजनिंग है, डी ऑप्शन सही होगा। 18 में बी सही होगा। 19 में बी सही होगा। 120 में ए सही होगा। 121 का डी सही होगा। 122 भी जो है मैथ से रिलेटेड है, ए सही होगा। 123 का बी सही होगा, रीजनिंग है। 124 का सी। 125 का डी होगा, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम बताइए? तो अवनी चतुर्वेदी। मेरे करंट अफेयर के वीडियो में ये क्वेश्चन मेंशन था। नेक्स्ट है उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताइए जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो वो है ए अरुणा बुद्धा रेड्डी। कौन है? अरुणा बुद्धा रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग है, ए ऑप्शन सही होगा। 128 का सी सही होगा। 129 का डी सही होगा, डी ऑप्शन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 और 3 सही है। ठीक है। 118 अरबपति हैं, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, हमारे करंट अफेयर के वीडियो में था, नई दिल्ली। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये भी करंट अफेयर के वीडियो में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है इसका सही चीन। आगे बढ़ते हैं। 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में संपादित होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, रूस। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई मई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, भारत पिछले वर्ष 2017 के अपने स्थान से 11 स्थान नीचे पहुंच गया। दूसरा है, फिनलैंड प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वाधिक खुशहाल देश है। और तीसरा है, इस रिपोर्ट में केवल 155 देश सम्मिलित हैं। तो इसमें जो कथन सही है उसमें 1 और 2, तीसरा कथन इसमें गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 135, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या था?
तो इसका मुख्य थीम था सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। 136 का आंसर होगा बी, जो है दीव। 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है कि अंडमान निकोबार कई लोग मान रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है इसको समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, इसमें भी कई, मैं देख रहा था कई लोगों का उसमें पश्चिम बंगाल किया है, वो गलत है। नेक्स्ट 138 पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ दिया गया केंद्रीय बजट 2018-19 में रक्षा क्षेत्र हेतु बजट आवंटन 2.82 लाख करोड़, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु 0.63 लाख करोड़, खाद्य सहायकी सब्सिडी हेतु 1.69 लाख करोड़ तथा ग्रामीण विकास हेतु 1.38 लाख करोड़ रुपए का किया गया। नेक्स्ट 139, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है इसका पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। मार्च 2018 को वह पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी हैं। दूसरा, वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विमंडल जीता है, यही गलत है। इस प्रकार ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। फ्रेंड्स, अंतिम क्वेश्चन ROARO 2018 का, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन है सी, सिंगापुर। फ्रेंड्स, अब वो टाइम आ गया जब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। आपका बहुप्रतीक्षित उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, हम उसका उत्तर देने चल रहे हैं आपको, आप समझ लीजिए। आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा, सारे प्रश्नों को यहां से मिला लिया होगा। अब बारी है कट ऑफ की। चलो ये फ्रेंड्स, कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ जो जाने की उम्मीद किया गया है, वो हमारा जो अनुमान है, कई लोगों को जो है विचार विमर्श करने के बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में बहुत ढेर सारे विद्यार्थियों से मिला, उनसे बात किया, उसके बाद जाकर के हमने इसको तैयार किया है, जिसमें जनरल कैटेगरी का अगर 110 से 115 तक जो है मार्क्स सही अगर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स उनका सिलेक्शन हो जाएगा नेगेटिव लेस करने के बाद। इसमें 5 नंबर कम या ज्यादा, 5 मार्क्स के लिए जो है कम या ज्यादा हो सकता है। एससी के लिए 98 से 102, एसटी के लिए 80 to 85, ओबीसी 108 से लेकर 112 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था, उसका आयोग का जब कट ऑफ आया था तो लगभग हम करीब थे। उसके आधार पर मैं आप सबको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आपका ये मार्क्स यहां तक आ रहा है, निश्चित तौर पे आप मेंस की तैयारी करिए। फ्रेंड्स, मैं मेंस के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और आप सबका अपने स्तर से जो हो सकेगा उसका पूरा मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई जो अभी आपको आंसर दिए गए कहीं डाउट्स है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे जो है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो है साथ ही साथ आपको एक सुझाव ये देना है कि अगर किसी मित्र का जो है मार्क्स कट ऑफ से नीचे रहता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, फिर चांस आएगा, क्योंकि जिंदगी छोटी नहीं है और आगे और भी मौके मिलेंगे। बस आपको लगातार मेहनत करना है, कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना है, आपको मौका आपके पास जरूर आएगा। फ्रेंड्स, जो भी आगे बढ़ता है उस पहली बार में उसे सफलता प्राप्त हो जाए, बहुत कम ही लोग होते हैं। वास्तव में सफलता का मजा तभी है जब उसके लिए संघर्ष किया जाए, क्योंकि कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और मेंस की स्ट्रेटजी के साथ भी मिलेंगे, मेंस की स्ट्रेटजी बताएंगे और अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।